मेरा नाम रवि चौधरी है और मैं राजस्थान के दौसा ज़िले का रहने वाला हूँ। ट्रक चलाने का हुनर मैंने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था। जब मैं सिर्फ 18 साल का था तभी से मामा के पुराने ट्रक को चलाने लगा था। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी भी सामान्य यात्रा से बिल्कुल अलग है। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र 30 के पार हो चुकी थी। आज मुझे ट्रक चलाते हुए करीब 17 साल हो चुके हैं और मैं खुले आसमान, वीरान सड़कों और अनजाने रास्तों से अजनबी नहीं हूँ। लेकिन उस एक रात ने मुझे ये एहसास करा दिया कि हर शॉर्टकट की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी कभी अपनी आत्मा से भी। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान की है। वो समय जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। लोग अपने घरों में बंद थे और सड़कों पे सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन कुछ गाड़ियां थी जिन्हें चलना ही पड़ता था और मेरी ट्रक उन्हीं में से एक थी। मैं मेडिकल सप्लाई का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी बचा खुचा जीवन। उस दिन मैंने हैदराबाद से माल लोड किया और मुझे अगली शाम तक मुंबई पहुंचना था। दोपहर के करीब 3 बजे ट्रक में सामान भर चुका था। मैंने थोड़ा सुस्ताया और फिर शाम 5 बजे ट्रक लेकर मुंबई की तरफ निकल पड़ा। लॉकडाउन का वो दौर जहां इंसान से ज्यादा पुलिस दिखाई देती थी और मास्क ना, इसलिए मैंने ट्रक स्टार्ट करते ही मास्क पहन लिया और अब लगातार गाड़ी बढ़ा रहा था। दिन ढल चुका था। चारों ओर सिर्फ काली रात थी। न कोई चाय की दुकान, न कोई ढाबा, न कोई इंसान। ट्रक की हेडलाइट्स वीरान सड़क पर थकी थकी रोशनी फैला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे ट्रक के आगे घुटनों के बल चल रहा हो और पीछे सिर्फ स्याह अंधेरा मेरा पीछा कर रहा हो। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं थोड़ी तेजी से चलूं और एक शॉर्टकट पकड़ लूं तो कल मुंबई जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर कुछ घंटे का आराम मिल जाएगा। काश वो ख्याल मेरे दिमाग में कभी ना आता। कुछ ही मिनटों में उस बूढ़े ने चाय बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गरम कप थामते ही एक अजीब सी गंध मेरी नाक में घुस गई और पहला घूंट लेते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। चाय का स्वाद कुछ गड़बड़ था। कड़वाहट थी, पर सिर्फ स्वाद में नहीं, जैसे उसमें कुछ छुपा हुआ हो। मैंने चौंकते हुए उससे पूछा, बाबा ये चाय कुछ अलग सी लग रही है, ये दूध किस चीज का है? वो हल्के से हंसा, एक थकी हुई खोखली हंसी, जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड से बज रही हो। बोला, बेटा ये बकरी का दूध है। लॉकडाउन में भैंसों के दूध की दुकानें सब बंद है। घर में बस कुछ बकरियां हैं, उन्हीं का दूध निकालकर चाय बनाता हूं। शायद तूने पहले कभी पी नहीं होगी, इसीलिए स्वाद अजनबी लग रहा है। मैंने गर्दन हिलाई।
लेकिन अंदर कहीं कुछ खटक रहा था। उस दूध का स्वाद सिर्फ अजनबी नहीं था, वो कुछ और ही था, धातु जैसा, कड़वा, जैसे किसी जंग लगे बर्तन में उबाला गया हो। मैंने बात घुमाने के लिए उससे पूछा, इतने सख्त लॉकडाउन में भी तूने दुकान खोली हुई है, कोई पुलिस कुछ नहीं कहती क्या? उसने एक लंबी मुस्कुराहट दी, वो मुस्कान जैसे किसी मरे हुए इंसान के चेहरे पर खींच दी गई हो, और फिर धीमे से बोला, पुलिस? बेटा, इस रास्ते पर अब कोई नहीं आता, और जो आता है वो लौट कर नहीं जाता। उसकी आंखें अब मुझे घूरने लगी थीं, स्थिर चमकती हुई आंखें जिनमें कोई इंसानियत नहीं थी। मैंने नजर फेर ली। बुढ़ा शायद पागल है, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने उसकी बातें नजरअंदाज की और चुपचाप कप से आखिरी घूंट लिया। चाय गले से नीचे उतरी तो पेट में जैसे कोई सिहरन दौड़ गई। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त मुझे याद आया, मैंने ट्रक का इंजन बंद नहीं किया था, मतलब ट्रक अब भी स्टार्ट ही था। लेकिन तब तक कुछ बदल चुका था। उसने धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया और बोला, तुम्हारा काम यहां खत्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। मैं उससे कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसका एक हाथ अचानक अजीब तरह से कांपने लगा। मेरी नजरें उस कांपते हाथ पर टिक गईं। वो झकझोरने वाला था, जैसे अंदर से कुछ तोड़ रहा हो। मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए मैंने पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक तो है ना? उसने बिना मेरा जवाब सुने मेरी तरफ एकदम ठंडी और खाली निगाहों से देखा और बोला, मैंने कहा ना, तुम जा सकते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी और उसकी वो घूरती हुई आंखें मुझे कहीं भीतर तक झकझोर गईं। मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना वापस ट्रक में बैठने का फैसला किया, पर जैसे ही ट्रक की सीट पर बैठा, मेरी नजरें फिर उस बूढ़े पर पड़ी। उसकी हरकतें पहले से भी ज्यादा असामान्य लगने लगी। वो बूढ़ा आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। लेकिन फिर भी मैंने खुद को मनाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, ये तो बस थकान है। फिर भी मेरी सोच बार बार उस शॉर्टकट रास्ते की ओर ही जाती रही। मेरे दिल की गहराइयों में एक अजीब सी लालसा जाग रही थी, बस उस रहस्यमय रास्ते से ही तो जाना है, जल्दी मुंबई पहुंचना है। और अंततः मैंने वही किया। मैंने ट्रक घुमाया और उस घने काले अंधेरे की ओर बढ़ चला, जहां कोई रोशनी नहीं थी, केवल मेरी हेडलाइट्स की धुंधली चमक थी और मेरे आसपास फैला सन्नाटा, ऐसा जैसे समय भी वहीं थम गया हो। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। तभी एक बात याद आई, मैंने तो उस बूढ़े आदमी को चाय के पैसे तक नहीं दिए थे, लेकिन अब मैं उससे काफी दूर निकल चुका था। वापस लौटना अब नामुमकिन सा लग रहा था। अजीब बात यह थी
कि उस आदमी ने भी मुझसे पैसे मांगे तक नहीं, जैसे ये सब पहले से तय हो कि मैं बस आऊं, चाय पीऊं और निकल जाऊं। खैर, मैंने अपनी सारी शक शुबा को पीछे छोड़कर ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे रास्ते की एक और चीज का एहसास हुआ जो मुझे भीतर तक हिला देने वाली थी। जब मैं हाईवे पर था तो वहां के दोनों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे और ताजगी से लबरेज थे, लेकिन इस नए रास्ते के दोनों किनारे के पेड़ पौधे पूरी तरह सूखे मरे हुए, जैसे जिंदा नहीं थे। एक भी हरी पत्ती नहीं बची थी उन पेड़ों पर। मेरे दिमाग में एक सवाल गूंजा, इतनी कम दूरी पर ये दोनों दुनिया इतनी अलग कैसे हो सकती है? पर मैं जल्दी में था। मुंबई पहुंचने की जल्दी ने मेरी हिम्मत को बोल दिया, रवि, ऐसे सवाल बाद में सोचना, अब तो बस सफर पूरा कर। जैसे जैसे मैं उस सूने काले रास्ते पर बढ़ा, एक और चीज नजर आई। यहां लगभग हर 2 किलोमीटर पर एक एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था। स्पीड ब्रेकर इतने लगातार और इतने अजीब लग रहे थे कि मेरी रफ्तार पर बड़ा असर पड़ रहा था। मैंने सोचा, ऐसे तो मैं समय पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अब क्या कर सकता हूं। ट्रक की हेडलाइट्स के नीचे फैलता वो सुनसान सूखा रास्ता और मेरे दिल की धड़कनें, ये सब एक अनजाने डर की कहानी बुन रहे थे। उस सूने रास्ते पर अब मैं काफी आगे निकल चुका था, इसलिए मैंने सोचा चलो चलते रहना बेहतर होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रक चलाते हुए एक अजीब सी बात महसूस होने लगी, जैसे ट्रक को असामान्य रूप से ज्यादा ताकत की जरूरत हो। अमूमन ऐसा तब होता है जब ट्रक के पीछे बहुत भारी सामान लदा होता है, लेकिन आज ट्रक में ऐसा कोई सामान नहीं था। फिर भी ट्रक ऐसा चल रहा था जैसे उसके पीछे कोई भारी बोझ सवार हो। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल उठ रहा था, ट्रक को इतनी पावर की जरूरत क्यों पड़ रही है? थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने ठाना कि ट्रक को रोककर चेक कर लूं। लेकिन जैसे ही मैंने सामने के रास्ते की तरफ देखा, मेरा दिल ही बैठ गया। रास्ता इतना उबड़ खाबड़ और खतरनाक लग रहा था कि रुकना नामुमकिन था। वो जमीन जैसे किसी बर्बाद हो चुके मरुस्थल की तरह दिख रही थी। हर तरफ सूखे दरारें, गड्ढे और छिपे हुए कांटे। वैसे तो मैं इन सब बातों से ज्यादा डरता नहीं था, लेकिन आखिर मैं भी इंसान ही था। मन ही मन मैं सोच रहा था, कहीं आगे कोई सुरक्षित जगह तो नहीं मिलेगी या कोई इंसान, ताकि मैं ट्रक रोक कर चेक कर सकूं और उससे पूछ सकूं कि ये रास्ता इतना सूना और सूखा क्यों है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये रास्ता मुझे मुंबई तक कब तक पहुंचा देगा। इसी सोच में खोया था कि अचानक
मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक औरत दिखी। वह सर पे लकड़ियों का भारी भरकम गट्ठर लेकर चल रही थी। इतनी रात को ये औरत इस सूने वीरान रास्ते पर लकड़ियां लेकर क्यों जा रही थी? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। कुछ तो सही नहीं था। मैंने ट्रक रोक दिया और हेडलाइट से उसकी तरफ रोशनी डाली। वह दिखने में बहुत जवान और खूबसूरत थी, पर उसका चेहरा घूंघट से आधा ढका हुआ था। जैसे ही ट्रक रुका, वह भी वहीं ठहर गई। मैंने खिड़की से पूछा, इस रास्ते की लंबाई कितनी है? मुंबई पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मगर ट्रक के इंजन की आवाज के कारण वह कुछ सुन नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा बेहतर होगा कि मैं नीचे उतरकर उससे बात करूं। मैं ट्रक का इंजन चालू छोड़कर कैबिन से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अचानक अपने लकड़ी के गट्ठर से एक तीखी दातली निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी रूह कांप उठी। डर ने मेरा दिल जैसे थाम लिया। मैं कांपती आवाज में बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बस रास्ता भटक गया हूं, आपसे रास्ता पूछने आया हूं, मुझे गलत मत समझो। वह खामोश रही, पर उसने धीरे से अपने हाथ में थामी हुई दातली नीचे कर दी। पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी इंसानी नहीं थी। जैसे कोई परछाई मेरे सामने खड़ी हो। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये रास्ता मुझे मुंबई तक कब तक पहुंचा देगा? इसी सोच में खोया था कि अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक औरत दिखी। वह सर पे लकड़ियों का भारी भरकम गट्ठर लेकर चल रही थी। इतनी रात को ये औरत इस सूने वीरान रास्ते पर लकड़ियां लेकर क्यों जा रही थी? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। कुछ तो सही नहीं था। मैंने ट्रक रोक दिया और हेडलाइट से उसकी तरफ रोशनी डाली। वह दिखने में बहुत जवान और खूबसूरत थी, पर उसका चेहरा घूंघट से आधा ढका हुआ था। जैसे ही ट्रक रुका, वह भी वहीं ठहर गई। इस रास्ते की लंबाई कितनी है? मुंबई पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मगर ट्रक के इंजन की आवाज के कारण वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा बेहतर होगा कि मैं नीचे उतरकर उससे बात करूं। मैं ट्रक का इंजन चालू छोड़कर कैबिन से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अचानक अपने लकड़ी के गट्ठर से एक तीखी दांतली निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी रूह कांप उठी। डर ने मेरा दिल जैसे थाम लिया। मैं कांपती आवाज में बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बस रास्ता भटक गया हूं, आपसे रास्ता पूछने आया हूं, मुझे गलत मत समझो। वो खामोश रही, पर उसने धीरे से अपने हाथ में थामी हुई दांतली नीचे कर दी। पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी इंसानी नहीं थी। जैसे कोई परछाई मेरे सामने खड़ी हो। जैसे ही ट्रक बंद हुआ, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैंने अपनी नजर उसी औरत की तरफ घुमाई और मेरा दिल धड़कना लगभग रुक गया। जो खूबसूरत और जवान चेहरा मैंने अभी तक देखा था वो अब पूरी तरह बदल चुका था। अंधेरे में उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी जिसे देखकर रूह कांप उठे।
उसका एक तरफ का चेहरा पूरा जला हुआ था, जैसे आग की लपटों में झुलसा हो। उसके होंठ सड़े हुए, काले और सूखे थे। उस मंजर को देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरे पूरे शरीर में पसीने छूट गए। मेरी इस हालत को देखकर वो औरत एक अजीब सी जैसे जैसे वो मुस्कुराती गई, उसके होठों से खून की बूंदें धीरे धीरे टपकने लगी। मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया था। चिल्लाने का मन था, लेकिन आवाज कहीं खो गई थी और मेरे पैर ऐसे किसी अदृश्य बल से जमीन से चिपक गए थे। हमारे बीच बस 2 कदमों का फासला था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कनें दोगुनी हो गई थीं। ऐसा लगा जैसे कोई भी क्षण मेरी आखिरी सांस हो सकती है। वो औरत मुंह पर एक अधखिला सा मुस्कुराहट लिए, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसके अंदर कोई पुरानी भयानक आवाजें घर कर गई हों। साथ ही उसके होठों से टपकते खून की बूंदें जैसे अभी अभी उसने किसी का खून चूसा हो। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल उसी बूढ़े की तरह थी जिसने शाम को उस टपरी पर मुझे चाय पिलाई थी, जिसने मुझे इस भयानक शॉर्टकट रास्ते पर भेजा था। जैसे ही ट्रक बंद हुआ, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैंने अपनी नज़र उसी औरत की तरफ घुमाई और मेरा दिल धड़कना लगभग रुक गया। जो खूबसूरत और जवान चेहरा मैंने अभी तक देखा था, वो अब पूरी तरह बदल चुका था। अंधेरे में उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी जिसे देखकर रूह कांप उठे। उसका एक तरफ का चेहरा पूरा जला हुआ था, जैसे आग की लपटों में झुलसा हो। उसके होंठ सड़े हुए, काले और सूखे थे। उस मंजर को देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरे पूरे शरीर में पसीने छूट गए। मेरी इस हालत को देखकर वो औरत एक अजीब सी मुस्कुराहट छिड़कने लगी। जैसे जैसे वो मुस्कुराती गई, उसके होठों से खून की बूंदें धीरे धीरे टपकने लगी। मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया था। चिल्लाने का मन था, लेकिन आवाज कहीं खो गई थी और मेरे पैर ऐसे किसी अदृश्य बल से जमीन से चिपक गए थे। हमारे बीच बस 2 कदमों का फासला था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कनें दोगुनी हो गई थीं। ऐसा लगा जैसे कोई भी क्षण मेरी आखिरी सांस हो सकती है। वो औरत मुंह पर एक अधखिला सा मुस्कुराहट लिए, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसके अंदर कोई पुरानी भयानक आवाजें घर कर गईं। साथ ही उसके होठों से टपकते खून की बूंदें जैसे अभी अभी उसने किसी का खून चूसा हो। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल उसी बूढ़े की तरह थी जिसने शाम को उस टपरी पर मुझे चाय पिलाई थी, जिसने मुझे इस भयानक शॉर्टकट रास्ते पर भेजा था। जैसे ही वो आदमी मेरे करीब आया, मेरा दिल धड़क उठा। बचने की उम्मीद फिर भी जगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी सारी उम्मीदें ठंडे पानी की तरह बह गईं। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे उस टपरी पर चाय पिलाई थी। वो मेरे सामने आया और बोला, क्यों ड्राइवर बाबू, बिना पैसे दिए ही चले आए? चाय के पैसे कौन देगा? मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि कहूं, पैसे ले लो, मेरी जान बख्श दो, लेकिन मेरा गला सूख चुका था
आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उस चुड़ैल जैसी औरत ने मेरे सीने पर एक जोरदार लात मारी। मैं धड़ाम से पीठ के बल सड़क पर गिर पड़ा। अब मुझे साफ हो चुका था, ये दोनों मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, भागना चाहता था, लेकिन तभी वो चुड़ैल औरत उछलकर मेरे सीने पर बैठ गई। उसके हाथ में वही दातली थी और वो उस दातली से मुझे मारने ही वाली थी। ठीक उसी वक्त मेरा फोन जोर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही वो औरत चिल्लाने लगी और जोर जोर से दोनों कान दबाने लगी, जैसे कोई दर्दनाक चीख हो। मैंने फोन की घंटी की तरफ देखा और तभी याद आया, मैंने अपने फोन की रिंगटोन में हनुमान चालीसा लगा रखी थी। मैं फोन बजते ही उस हनुमान चालीसा की आवाज सुन के वो चुड़ैल जैसे चहक उठी, पर मैं देख रहा था कि वो मुझ पे वार तक नहीं कर पा रही थी। मेरे दिमाग में जल्दी से एक योजना आई। अगर मैं फोन उठाऊंगा और घंटी बंद हो जाएगी तो जैसे ही घंटी रुकेगी वो चुड़ैल फिर से मुझ पे हावी हो जाएगी। इसलिए मैंने फोन नहीं उठाने का फैसला किया। फोन कुछ देर बाद कट गया और घंटी बंद हो गई, और जैसे ही घंटी बंद हुई वो चुड़ैल फिर से मेरे ऊपर झपटा। लेकिन उसी वक्त फिर से फोन बज उठा और फिर से हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी। इतना ही नहीं, एक अजीब सी ताकत से मेरा ट्रक खुद ब खुद चालू हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स जल उठी और चारों तरफ उजाला फैल गया। उजाले के साथ ही वो चुड़ैल और बूढ़ा आदमी दोनों अचानक गायब हो गए, लेकिन फोन में अभी भी हनुमान चालीसा बज रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई बार बार मुझे फोन कर रहा है, जिसकी वजह से ये हनुमान चालीसा बज रही है। अब मैं समझ चुका था कि इस चुड़ैल और बूढ़े आदमी के चंगुल से बचने के लिए हनुमान चालीसा ही मेरा एकमात्र सहारा है। ये वही शक्ति है जो मुझे इस अंधेरे से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। और इस सोच के साथ मैं पूरे शरीर का जोर लगाकर उठ खड़ा हुआ। फोन की घंटी बजते ही उस हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर वो चुड़ैल जैसे चहक उठी, पर मुझ पे वार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, अगर मैं फोन उठाऊंगा और घंटी बंद हो जाएगी तो जैसे ही आवाज रुकेगी वो चुड़ैल फिर से मुझ पे हावी हो जाएगी। इसलिए मैंने फोन को हाथ लगाने से बचा लिया। कुछ देर बाद फोन कट गया और घंटी रुक गई, और जैसे ही घंटी बंद हुई वो चुड़ैल एक बार फिर मेरे ऊपर टूट पड़ी। लेकिन उसी वक्त फिर से फोन बज उठा और फिर से वही हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी। अचानक मेरी ट्रक की इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स जल उठी और चारों तरफ रोशनी फैल गई। रोशनी फैलते ही वो चुड़ैल और वो बूढ़ा आदमी जैसे हवा में उड़े और गायब हो गए। लेकिन फोन में अब भी हनुमान चालीसा की गूंज थी। मैं समझ गया था कि कोई मेरा सहारा बन रहा है, कोई बार बार फोन कर रहा है जो उस दुष्ट शक्ति को रोक रहा। अब मेरी एक ही आस थी, हनुमान चालीसा की इस शक्ति के सहारे मैं इस भयानक जाल से निकल सकूं। और पूरी ताकत लगाकर मैं खड़ा हुआ। मैं तेजी से ट्रक के कैबिन में चढ़ा, म्यूजिक सिस्टम में हनुमान चालीसा को फुल वॉल्यूम पर चला दिया। उसके साथ ही ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगा। पिछले हिस्से में जो खौफनाक आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्दनाक चीखें, कोई चिल्ला रहा हो, कोई कुछ खो बैठा हो,
मैंने उन सब को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बस मेरा ध्यान केवल ट्रक चलाने पर था। साथ ही मन में सवाल उठा, आज किसका फोन आया होगा जिसकी वजह से मेरी जान बची। मैं मोबाइल निकाला और कॉल लॉग देखने लगा, लेकिन तभी एक डर बैठ गया। हो सकता है वो चुड़ैल और बूढ़ा आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहे हों। इसलिए मैंने सोचा कि अभी फोन देखना ठीक नहीं, पहले मुंबई के सुरक्षित इलाके में पहुंचूं, जहां कोई खतरा ना हो, तब जाकर फोन चेक करूंगा। और फिर जैसे ही मैं मुंबई के एक शांत और रिहायशी इलाके में घुसा, मेरा दिल थोड़ा सुकून मिला। मैंने सड़क किनारे ट्रक रोका, फोन निकाला और कॉल लॉग चेक किया तो देखा वो फोन मेरी पत्नी ने किया था। जब मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया तो जो बात सुनी उससे मेरी आंखें भर आईं। उसने कहा, आपकी बेटी बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही थी और कह रही थी मुझे अभी पापा से बात करनी है, इसलिए मैं बार बार आपको कॉल कर रही थी पर आप फोन नहीं उठा रहे थे। दरअसल मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी एक नन्ही सी बेटी है। तभी मुझे एहसास हुआ आज मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बच गई थी। अगर वो मुझसे बात करने की जिद ना करती, अगर वो फोन ना करती, तो शायद आज मैं मर चुका होता। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, बेटियों को बोझ मत समझिए। बेटियां अनमोल होती हैं। उस दिन के बाद से जब भी मैं माल की डिलीवरी के लिए ट्रक लेकर बाहर जाता हूं और अगर मेरी बेटी का फोन आता है तो मैं तुरंत काम छोड़कर उससे बात करता हूं, क्योंकि यही जीवन दान मुझे मेरी बेटी ने दिया है। साथ ही उस दिन के बाद मैंने वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना पूरी तरह छोड़ दिया है। जब मैंने उस चाय वाली टपरी और शॉर्टकट रास्ते के बारे में अपने साथ वाले ड्राइवरों को बताया तो उन्होंने मुझे एक और बात बताई। कुछ साल पहले वही बुजुर्ग आदमी और उसकी बेटी उस टपरी को चलाते थे, लेकिन एक दिन शायद कोई नशे में ट्रक चला रहा था और उसने टपरी को टक्कर मार दी। उस हादसे में वो बाप और बेटी मारे गए। तब से वे दोनों भूत बनकर ट्रक चालकों को रोकते हैं और इस शॉर्टकट रास्ते पर लेकर भटकाते हैं ताकि वे अपनी मौत का बदला ले सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल मैं चलता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।